और उपद्रवियों ने ढाका में जबरदस्त हिंसा की है। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया है। कट्टरपंथियों ने शेख मुजीब का घर जला दिया। कट्टरपंथियों के निशाने पर शेख हसीना का परिवार है। और ढाका से लेकर चिटगांव तक अटैक हुए हैं और सांस्कृतिक भवनों में भी तोड़फोड़ की गई है। चुनाव से ठीक पहले जला बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आप देखिए, एक तरफ कहां तो चुनाव होने वाले थे और कहां अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो कल्चरल सेंटर्स थे उनको भी निशाना बनाया गया है। समझ सकते हैं आप कि आखिर मंशा क्या है इस पूरी हिंसा की प्लानिंग के पीछे, इस ब्लूप्रिंट के पीछे। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये जो हमले हो रहे हैं, देखिए झनईदा में कनक कांति दास पर हमला हुआ, जैसा हमने आपको बताया भी था, और आवामी लीग के हिंदू नेता का घर था, उसे जला दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, पहले दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई, शव को लटकाकर आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ वहां पर नारेबाजी करती रही, वीडियो बनाए जा रहे। सबसे घिनौनी तस्वीर अगर कह सकते हैं, जैसा मनीष भी कह रहे थे, सबसे घिनौनी तस्वीर बांग्लादेश की यही है कि वहां खड़े लोग वीडियो बना रहे थे और एक इनोसेंट आदमी को उसके जस्ट रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, क्योंकि वो माइनॉरिटी हिंदू था, उसे ऐसे जलाया जा रहा था। और कनक कांति दास के घर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। ये सारी तस्वीरें सच में अपने आप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और जैसा कि ब्रजेश सर भी कह रहे थे कि इसके पीछे की बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन ब्रजेश सर, इसका एंड क्या देख पाते हैं आप? हम जब भी ऐसी चीजें देखते हैं तो एक परसीव होता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। क्या इसका एंड रिजल्ट बांग्लादेश की वो आइडेंटिटी जिसके लिए बांग्लादेश जाना जाता था, वो उसका खात्मा है? क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में हमने पूरे के पूरे एक मुल्क के कैरेक्टर को बदलते हुए देखा है। एक नहीं, कई देश ऐसे हैं और जहां पर ऐसे ही कट्टरपंथ जन्म लेता है और पूरा का पूरा मुल्क अपनी पुरानी कंपोजिट आइडेंटिटी को छोड़ के कुछ और पहन लेता है। रवि, जितने हमारे नेबर्स हैं उसमें बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स है हमारे 6 स्टेट्स के साथ लगती है। वो बांग्लादेश के पूर्व में वो कहते हैं त्रिपुरा और मिजोरम से लेकर पश्चिम में पश्चिम बंगाल तक। इतना बड़ा देश है, हमारे जो संबंध हैं बहुत तगड़े हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे रिश्ते जो हैं, खासकर उनके लोगों के साथ पीपल टू कॉन्टैक्ट बना रहे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं मेडिकल के लिए, अपने मेडिकल नीड्स के लिए, हेल्थ नीड्स के लिए, एनर्जी के लिए, एजुकेशन के लिए एंड व्हाट हैव यू। और इलीगली भी हमारे यहाँ आके रहते हैं, तो वो तो रही कहानी। यहाँ दूसरी बात तक है कि वहाँ क्या हो रहा है, इसकी पीछे अगर जानना चाहें तो मैं समझता हूँ मोहम्मद यूनिस इसके हमारे सामने, हमारे लिए इसके लिए विलन कहलाएंगे। 2 चीज़ें हो रही हैं। 12 फरवरी को इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के जो सर्वे किए जा रहे हैं उसमें लग रहा है कि बेगम जिया की पार्टी आगे चल रही है। ठीक है। दूसरा डेट है 25 दिसंबर का। तारिक जिया, जो बेगम जिया के लड़के हैं, जो कार्यवाहक उनको संभालेंगे पार्टी को, क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो ढाका में आ रहे हैं। और इस माहौल के अंदर ये जमीन खिसकती जा रही है यूनुस साहब के नीचे। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यूनुस के चेहरे को कैसे बनाया रखा जाए। जो पीछे की कट्टरपंथी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो ये कहानी लिख रहे हैं, और जो आपने बात कही उसी में आगे की खबर, आगे का पूरा एनालिसिस हम जोड़ के बताएंगे। कि सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में जो चुनाव है, और यही इसके पीछे की वजह है कि मोहम्मद यूनुस ने ये दंगाई चाल चली है, जैसा कि ब्रजेश सर भी ये बात कह रहे थे। इस प्लान को समझिए। प्लान 1 जो है उसके बारे में क्या खबर आ रही है। देखिए, आम चुनाव है 12 फरवरी को और इस इलेक्शन को टालने की यह कोशिश हो सकती है ताकि करंट रिजीम चलता रहे। प्लान नंबर 2, अवामी लीग पर बैन लगाकर और अवामी लीग को एक तरीके से इस पूरे चुनावी रेस से बाहर रखा जाए। लंदन में बीएनपी के तारिक रहमान हैं इस वक्त, और बीएनपी का आधार फिलहाल यहां पर नहीं है। तो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी यूनुस के साथ खड़ा है और यही वजह है कि उनको फ्री हैंड इस वक्त मिला हुआ है। जमाते इस्लामी को बढ़त ऐसे में मिल सकती है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो यूनुस फिर से राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से चुनाव को टाल के ये कंट्रोल बनाए रख सकते हैं ये कट्टरपंथी, और फिर जैसा चाहे वो बांग्लादेश में कर सकते हैं। और आज बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। आज उस्मान हादी का नमाजे जनाजा है और माणिक मियां एवेन्यू में अंतिम संस्कार होगा। कवि नजरुल की कब्र के
पास दफनाया जाएगा और पूरे बांग्लादेश से समर्थक ढाका पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो एक कह सकते हैं, ये जो आयोजन भी है, अगर देखें तो इसका भी एक पॉलिटिकल मकसद दिखाई देता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इसको एक इवेंट के रूप में यूनुस ने कन्वर्ट किया ताकि कट्टरपंथ को और हवा दी जा सके। हादी के जनाजे पर अमेरिका की एडवाइजरी भी आई है। ढाका में आज फिर भारी भीड़ की संभावना है। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भीड़ और प्रदर्शन के बीच न जाने की उनको सलाह दी गई है। तो देखिए, अमेरिका की अपने लोगों को लेकर भी चिंताएं हैं ढाका में आज के हालात को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हवा कौन दे रहा है? वो वही व्यक्ति है जो अमेरिका का लाडला हुआ करता था। इस पूरी सिचुएशन को हवा भी वही व्यक्ति दे रहा है जो इस वक्त बांग्लादेश में पावर में बैठा हुआ है। तो यूनुस सरकार एक तरफ विफल हो रही है या सफल हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है। विफलता अगर आप देखें गवर्नेंस के मामले में तो वो तो दिख रहा है, लेकिन जो जिहादी एजेंडा है, कट्टरपंथ का एजेंडा है, जिसके लिए इनको बिठाया गया, उसमें शायद वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। यूनुस सरकार ने कैसे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया, जरा कुछ अहम बातें हम आपको भी बता रहे हैं। हादी के हमलावरों के नाम जारी किए, फैसल करीम, आलमगीर शेख का नाम बताया गया और कहा गया कि हमलावर भारत में भाग गए। हसीना की तरह शरण देने का झूठ फैलाया गया। भारतीय उच्चायुक्त को तलब भी किया गया। हमलावरों को बांग्लादेश को सौंपने की मांग की गई। भारतीय उच्चायुक्त ने आरोपों को खारिज कर दिया। अब बड़ी बात क्या है, भारत पर दोष मढ़ने की यूनुस की साजिश थी। भारत विरोधी माहौल बनाने का षड्यंत्र था। मुनीर की साजिश पर एक तरीके से मुहर वो लगा रहे हैं। तो ये सारा कुछ स्क्रिप्ट नजर आ रहा है कि आखिर मकसद क्या है। और जो सबसे बड़ी चिंता है वो कि बांग्लादेश को एक गृह युद्ध की आग में जलाने की ये पूरी प्लानिंग क्या कामयाब हो जाएगी।